जीव और समष्टियाँ हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानी संगठन स्तर है बहुबृहत अणु कोशिकाएं, ऊतक, अंग विशिष्ट जीव समष्टियां, समुदाय परितंत्र और जीवोम। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, पंछी कैसे गाता है या पंछी क्यों गाता है। कैसे प्रकार के प्रश्न में प्रक्रमों के पीछे क्रिया विधि जानने की जिज्ञासा है, जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पंछी में वाक्य यंत्र और कंपनमान अस्थियां का प्रचलन हो सकता है, जबकि दूसरी प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पंछी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किसी फूल में मकरंद है? केकट्स में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे कैसे अपनी मां को पहचान लेते हैं? आदि आदि। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक अजीवीय और बायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के चारों स्तर से संबंधित है: जीव, समष्टियां, समुदाय और जीवोम। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव और इसका पर्यावरण। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कायकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, उसके अक्ष पर झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप भिन्न ऋतुएं बनती हैं। ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर 20, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 डिग्री सेल्सियस मरुस्थल, घास स्थल, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन। औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस में 0 से -5, -10, -15 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी ध्रुव और अल्पाइन टुंड्रा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। औसत वार्षिक वर्षण सेंटीमीटर में। चित्र 13.1 में वार्षिक तापमान और वर्षण के संदर्भ में जीवोम का वितरण है। प्रमुख जीवोम का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा। चित्र 13.1 बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल हैं। प्रत्येक जीवोम के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवोम चित्र 13.2 में दिखाए गए हैं। पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर आवासों से भी है, जैसे कि झुलसाते स्थानीय मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयां, वेगवती। चित्र ब द भारतवर्ष के प्रमुख जीवोम अ वाले में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ब वाले में वर्ण पर्णपातीय वन, स वाले में मरुस्थल और द वाले में समुद्र तट का दृश्य दिखाई गई है। सरिताएं ध्रुवीय क्षेत्रों की अस्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने और दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम हैं। यहाँ तक कि हमारी आंत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियां का बेजोड़ आवास है। विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतने अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण
तत्व तापमान, वर्षा जल और मृदा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भौतिक, रासायनिक, अजीवीय या अजैव घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की कोशिका नहीं बताते। आवास में जीवीय बायोटिक घटक भी शामिल हैं, जैसे कि रोगजनक, पैथोजन, परजीवी, परभक्षी और जीव के वे इस परिधि जिनके साथ वे लगातार पारस्परिक क्रिया करता है। हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय में प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता, सर्वाइवल और जनन की इष्टतम बनाने के लिए जीव के अनुकूलनों का विकास किया। प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित प्रयास होता है जिसे वह सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा परितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमि होती है। यह सब सामूहिक रूप से उसका निकेत बनाते हैं। प्रमुख और जैव कारक तापमान पारिस्थितिकीय रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र और उच्च तुंगता एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में तापमान अशून्य सब जीरो से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते और न हो सकते हैं। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप इस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि किण्वों एंजाइमों की बल गति काइनेटिक्स को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारीय उपापचय जीवों के अन्य कार्कीय प्रकारों तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कुछ जीव तापमान के व्यापक परास चरम सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये पृथुताजापी यूरोथर्मल कहलाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांशतः तापमान की कम परास में ही रहते हैं। ऐसे जीव तनुतापमापी स्टोनोथर्मल कहलाते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी सहन शक्ति पर निर्भर है। क्या आपको ध्यान में कुछ पृथुतापी और तनुतापी प्राणियों और पादपों के नाम आते हैं? हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान का चिंता बढ़ी है। अध्याय 16। अगर आप बढ़ोतरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित हो जाएगा? जल तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जल है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहां रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी में बहुत ज्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन यह सच नहीं है कि जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता रासायनिक संघटन पीएच महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी जाती है। अंतः स्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30-35 और कुछ अति लवणित लैगून में 100 से अधिक होते हैं। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। पृथु लवणी
हेलाइन, यूरी हेलाइन, लेकिन अन्य कामपरास में सीमित हैं। तनु लवणीय स्टोनो हेलाइन बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्र प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें परासरणीय ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। इसीलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषी ऑटोट्रॉपस के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाक व झाड़ियां बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित हैं, क्योंकि उन पर सतत लंबे व वित्तानमय पेड़ों की छाया रहती है। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक फोटो पीरियडिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि, दीप्तिकाल में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारों की खोज, फेरोजिंग जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है, लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है और वहां रहने वाले को यह मालूम नहीं होता कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का परावैज्ञानिक घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागरों की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किन की गंभीरता जल में मिलने की संभावना है? क्यों? मृदा विभिन्न स्थानों में मृदा की प्राकृतिक और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम विद-रिंग प्रोसेस, क्या यह वहित या अवसादी सेडिमेंट्री है तथा इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पर निर्भर है। मृदा की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि मृदा संगठन, कण साइज और पुंजन, मृदा के अंतःसरण, पर्कोलेशंस तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज लवण, खनिज संगठन और स्थलीकृति टोपोग्राफी जैसे प्रचाल्य काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण अवसादी विशेषताएं प्रायः वहां पनपने वाले नीतलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करती हैं और जैवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजैविक परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीवों दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों की अपेक्षाकृत स्थिर अस्थायी आंतरिक शरीर के भीतर ही पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, रिएक्शंस और कार्यकीय कार्यों को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए यह निरंतरता शरीर के उच्चतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणीय सांद्रता के रूप में हो सकता है। तब आदर्शता जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण समस्थापन होमियोस्टेटिक्स कहा जाने
वाला पराक्रम की स्थिरता कंसिस्टेंसी बनाए रखने की प्रयास करना चाहिए। भले ही परिवर्तित पर्यावरणीय परिस्थितियां उसके सम स्थापन को बिगाड़ना चाहे। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है। जब बाहर झुलसाने वाली गर्मी होने या जमा देने वाली ठंड होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है, वह घर में कार्य में यात्रा करते हुए अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में वातानुकूलन एयर कंडीशनर और सर्दियों में तापक हीटर का प्रयोग करे ऐसा किया जा सकता है। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो, उसका निस्पंदन हमेशा अधिकतम होगा। यहाँ व्यक्ति का स्थापन कार्कीय साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जा सकता है। दूसरे जीव इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं, हमें विभिन्न संभावनाओं का ध्यान करना चाहिए। चित्र 13.3 में जैविक अनुक्रिया के तरीके का आरेखीय निरूपण, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर, समरूपी नियामक, आंशिक नियामक दिखाई गई है। नियमन करना कुछ जीवों की समस्थापन कार्कीय कभी कभी व्यवहारिक भी है, साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान, प्रासरणीय सांद्रता आदि स्थिर रहता है। सभी पंछियों और स्तनधारियों और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसी नियमन, ताप नियमन और प्रासरण नियमन बनाए रखने में सक्षम है। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, चाहे वे अटलांटिक में रहे या सहारा के रेगिस्तान में। अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रिया विधि अपनाई जाती है वह वैसी ही है जैसी कि मानव अपनाते हैं। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतुओं में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन जैसे ही है वैसे कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु में जब पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, यह कांपने लगते हैं, जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रिया विधि नहीं होती। समरूपण रखना प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रखे सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की प्रासरणीय सांद्रता परिवेशी वायु की प्रासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप समरूपी कार्नफॉर्मस कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि ये समरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने। हमने ऊपर जिस मानव सदृश का उदाहरण दिया उसे स्मरण कीजिए। कितने लोग नहीं चाहते कि उनके पास भी वातानुकूलन हो और कितने हैं जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं। बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकाल जाने देते हैं और उपनुकूलतम सब ऑप्टिमम निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन सब ऑप्टिमल ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। यह बात मंजोरू श्रू और गुंजन पंछी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का प्रकार्य है। चूंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसीलिए जब बाहर ठंडा होता है तो उनके शरीर का ऊष्मा बहुत तेजी से कम होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह मुख्य कारण है
कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ का विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में। यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो वे केवल समरूपण करते हैं। अगर दबाव वो भरी पारिस्थितिकियां स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है, तो जीवों के पास दो विकल्प हैं। पहला, प्रवास करना। जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूलित क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आए। मानव सादृश्य में यह नीति ऐसी है जैसे गर्मियों की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। अनेक प्राणी, विशेष पंछी, शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में चले जाएं। प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरीय क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी पक्षी को अतिथि के रूप में स्वागत करता है। निलंबित करना। जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरी वनस्पतिक जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पादपों के रूप में अंकुरित होते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रसुप्त डॉर्मेंसी अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं। और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता हाइब्रेनेशन में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता ऑस्टिवेशन में चली जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाबों की प्राणी प्लवक जूपो लेक्टन की अनेक जातियां उप रीत डायपाज में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। अनुकूलन। अपने पर्यावरण के चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों की उपलब्धता अनेक विकल्पों को अपनाते देखा है। जहां कुछ जीव विशेष कार्य की सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, जबकि दूसरे जीव व्यवहारिक अनुक्रिया द्वारा करते हैं। अस्थायी रूप से कम दबाव भरे आवाज में प्रवास करके ये अनुक्रियाएं वास्तव में उनका अनुकूलन भी है। इसीलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं: यह जीव का कोई एक ऐसा गुण अकार्यकीय व्यवहारिक है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवांशिक स्थिर हो गए हैं। जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण, जिसमें जल एक उप उत्पाद है, से पूरी करने में सक्षम है। इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है, जिससे उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन काम में ली जाती है। अनेक मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा क्यूटिकल होती है और उनके धंसे हुए रंध्र स्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। उनके प्रकाश संश्लेषण लेसित CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने रंध्र दिनों के समय बंद रख सकते हैं। कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे नागफनी, ओपिसिया
ओपिनिया कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का प्रकार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह एलन का नियम कहता है। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा तिमी वसा बलवर की मोटी परत होती है जो ऊष्मारोधी इंसुलेटर का काम करती है और शरीर की ऊष्मा हानि को कम करती है। कुछ जीवों के अनुकूल कार्यकीय होते हैं जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। अगर आपको कभी उच्च तुगंता वाले क्षेत्र में भोजन का मौका मिले तो 3,500 मीटर से अधिक मनाली के पास रोहतांग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर, तो आपने तुंगता बीमारी का आवश्यक अनुभव किया होगा। इस बीमारी के लक्षण है मिचली थकान और हृदय स्पंदन में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित एक क्लाइमेटाइज हो जाते हैं और आपको तुंगता बीमारी का अनुभव नहीं होता। आपके शरीर ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? आपका शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पाद बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर बढ़ा लेता है। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। पता लगाइए कि क्या मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में उन जनजातियों की सामान्यतः लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या या कुल हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। अधिकांशतः प्राणियों में उपापचयी अभिक्रियाएं और इसीलिए सभी कारकीय प्रकार्य संकीर्ण तापमान परास में इष्टतम होते हैं। मानव में यह तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे सूक्ष्म जीव आर्क बैक्टीरिया भी है जो तप्त झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकायों में जहां तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है में खूब फलते फूलते हैं। यह कैसे संभव है? अनेक मछलियां दक्षिणी ध्रुवीय जल में खूब पनपती हैं जहां का तापमान हमेशा शून्य से कम रहता है। वे अपने शरीर के तरल को जमने से कैसे बचा लेती हैं? अनेकों समुद्री अकशेरुकी और मछलियां महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं जहां का दाब उस सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। वे ऐसे जबरदस्त दाब में कैसे रहती हैं और क्या उनमें कोई विशेष एंजाइम होते हैं? ऐसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले जीव जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोहक क्रम विन्यास दर्शाते हैं। कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रियाएं दर्शाते हैं। स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कार्यकीय योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इसी योग्यता की कमी है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती हैं। जब उनका तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेंक कर ऊष्मा अवशोषित करती हैं, लेकिन जब वे परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती है। कुछ जातियों में भूमि के ऊपर की ऊष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की क्षमता होती है। समइष्ट गुण प्राकृतिक में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल विष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। उनमें से अधिकांशतः सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण इन ब्रीड करते हैं और इसी प्रकार वे समिष्ट की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले विष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए आमतौर से समिष्ट मान लिया जाता है। आर्द्र भूमि में सभी जालकाक वन क्षेत्र के सागवान टीकवुड के पेड़ संवर्धन प्लेट के जीवाणु त्याग दिए गए
आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समिष्ट के कुछ उदाहरण है। पहले अध्याय में आपने यह सीखा कि हालांकि विशिष्ट जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने का कार्य समिष्ट स्तर पर ही होता है। इसीलिए समिष्ट पारिस्थितिकीय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी की समिष्ट आनुवांशिक जीनोटिक्स और विकास से जोड़ता है। समिष्ट में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो विशिष्ट जीवों में नहीं होते। विशिष्ट जन्मजात और मरता है, लेकिन समिष्ट में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समिष्ट में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसीलिए दर को समिष्ट के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन, वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया। उदाहरण के लिए, अगर किसी साल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समिष्ट 28 हो जाती है, तो हम जन्म दर को 8/20 बराबर 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रयोगशाला समिष्ट में 40 फल मक्खियों में से 4 विशिष्ट किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समशिष्ट में मृत्यु दर 4/40 बराबर 0.1 विशिष्ट प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। समइष्ट का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात है। विशिष्ट या तो नर है या मादा है, लेकिन समशिष्ट का लिंग अनुपात होता है, जैसे कि समशिष्ट का 60% स्त्री और 40% नर होते हैं। जन्मोत्तर जनन क्षमता जन्म पूर्व बढ़ती, स्थिर और घटती। मानव समशिष्ट के लिए आयु पिरामिड का निरूपण चित्र 13.4 में किया गया है। किसी दिए गए समय में समशिष्ट भिन्न वायु वाले विशिष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समशिष्ट के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के विशिष्टियों का प्रतिशत आलेखीय प्लॉटेड किया जाता है, तो बनने वाले रचनाएं आयु पिरामिड कहलाती हैं। चित्र 13.4 मानव समशिष्ट के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और मादा या स्त्रियों का अनुपात वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। पिरामिड का आकार समशिष्ट की स्थिति प्रतिबिंबित करता है। क्या यह बढ़ रहा है, ख स्थिर है या ग घट रहा है। समशिष्ट की का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समशिष्ट हम कैसे भी पारिस्थितिकी परिक्रम अन्वेषण इन्वेस्टिगेटेड करना चाहे, भले ही यह दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, पर भक्षी का प्रभाव हो या पीड़कनाशी पेस्टिसाइड अनुप्रयुक्त अप्लाइड करने का प्रभाव हो, हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समशिष्ट के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्राकृतिक में समशिष्ट के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम भरतपुरी आर्द्र भूमि क्षेत्र में साइबेरिया सारस या किसी साल लाखों में हो सकती हैं। तालाब में क्लेमिडोमोनास। यह आवश्यक नहीं है कि समशिष्ट को जो अधिक तकनीकी रूप से समशिष्ट घनत्व कहलाती है एन के रूप में अभिहित कहलाई। हालांकि समशिष्ट घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। कुछ मामलों में यह अर्थहीन होती है, इसका निर्धारण कठिन होता है। किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास पार्थेनियम हिस्टोरोफेरस पादप है, लेकिन केवल एक अकेला बड़े बीतान कैनोपी वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो यह कहना कि पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद का समिष्ट
घनत्व कम है उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका का अवकलन करने के बराबर है। ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीव भार बायोमास अधिक अर्थपूर्ण है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणुओं का घना संवर्धन कल्चर है तो उसका घनत्व बताने की सर्वोत्तम माप क्या है? कभी कभी पारिस्थितिकी अन्वेषण के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित घनत्व से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रति पास ट्रैप पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में कुल समष्टि घनत्व की काफी ठीक माप है। हम बहुधा समष्टि के साइजों के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षितों रिजर्व्स में बाघ गणना प्राय पग चिन्हों और मल गुटिकाओं पैलेट आधारित होती हैं। समशिष्ट वृद्धि किसी जाति के लिए समशिष्ट की साइज स्थितिकी प्राचल नहीं है। यह समय समय पर बदलता रहता है जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्ध परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समशिष्ट में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं। क्या समशिष्ट घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समशिष्ट का घनत्व चार मूलभूत प्रक्रमों प्रोसेस में घटता बढ़ता है। इन चारों में से दो जन्म दर और अप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और दो मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती हैं। अप्रवासन एक जन्म दर बी प्लस समष्ट जीव संख्या घनत्व अप्रवासन पश्च से प्लस करके समष्ट जीव संख्या घनत्व n पे आ जाते हैं और इससे माइनस करके मृत्यु दर डी पे चला जाते हैं, माइनस करके उत्प्रवसन ई पे चले जाते हैं। चित्र 13.5 प्रदर्शित की गई है। मृत्यु दर यह दी गई अवधि समशिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है। अप्रवासन उसी जात के विशिष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। उत्प्रवासन समष्टि के विशिष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसीलिए अगर समय t पर समशिष्ट घनत्व n है तो समय t प्लस 1 पर इसका घनत्व t n प्लस 1 बराबर n t प्लस b प्लस आई माइनस डी प्लस ई है। ऊपर दिए गए समीकरण चित्र 13.5 से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या b प्लस आई मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या d प्लस ई से अधिक है तो समशिष्ट घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा यह घट जाएगा। सामान्यतः परिस्थितियों में समशिष्ट घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे दो कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दर की अपेक्षा अप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। वृद्धि मॉडल क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट एवं प्रगुणित योग्य प्रतिरूप दर्शाती हैं? हम अपने देश में मानव समष्टि की अनिवार्यता वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित हैं और इसीलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियां इसी तरह वृद्धि करती हैं अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं, इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टियां वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में शायद हम प्राकृतिक से एक दो बातें सीख सकते हैं। चरघातांकीय वृद्धि किसी समष्टि का
अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्ट संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आदर्शतः आवास में जब संसाधन संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है। जैसे कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए परिचित किया, जब समशिष्ट चर घातीय एक्सपोनेंशियली अथवा ज्यामितीय ज्योमेट्रिकली शैली में वृद्धि करती हैं। अगर n साइज की समशिष्ट में जन्म दरें कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में और मृत्यु दर प्रति व्यक्ति मृत्यु दर d के रूप में निरूपित की जाती हैं, तब इकाई समय अवधि dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू n। मान लीजिए b माइनस डी बराबर r, तब dn/dt बराबर rn। इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाता है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारकों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचलक है। आर मूल्यों के परिणाम मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नॉर्वे चूहे के लिए आर बराबर 0.015 है और आटा भृंग के लिए यह 0.12 है। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए आर का मान 0.0205 थी। वर्तमान आर का मान क्या है पता कीजिए। इसका परिकलन के लिए आपको जन्म दर और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चर घातीय अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताती है। चित्र 13.6। और जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा जे आकार के वक्र है। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो आप चर घातीय वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। ये चित्र 13.6 सम्मिश्र वृद्धि वक्र जब अनुक्रिया वृद्धि की सीमित करने वाली नहीं है तब आरेख चर घातांकी है। ब वाले में जब अनुक्रिया वृद्धि के लिए सीमाकारी है तब आरेख लॉजिस्टिक है। के वाले में पोषण क्षमता दिखाई गई है। समय t समष्टि घनत्व n से के बिंदु पे दिखाई गई और पे dn/dt बराबर rn। ब वाले में dn/dt बराबर rn के माइनस n/k दिखाई गई हैं। n t इक्वल्स टू n o के पावर ERT। n t बराबर समय t में समष्टि घनत्व, n नॉट बराबर समय शून्य में समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, e प्राकृतिक लघुगणक लॉगरिथमिक का आधार 2.71828। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चर घातांकीय रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसे धीमे बढ़ने वाले प्राणी रोग न होने पर विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। चर घातांकीय रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित किस्सा लोकप्रिय है। राजा और मंत्री शतरंज खेलने बैठे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार था। मंत्री ने नम्रता पूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा, जिसकी मात्रा शतरंज के विरासत बिसात के पहले खाने वर्ग में 1 दाना, जब दूसरे खाने में 2 तो तीसरे खाने में 4, चौथे में 8 और इस प्रकार दानों की पिछली मात्रा से दोगुने करते हुए अगले खानों में रखते जाना है जब तक कि वे सभी 64 खाने भर नहीं जाते। राजा ने मूर्खतापूर्ण लगाने वाली शर्त मान ली और खेल शुरू किया, लेकिन राजा के दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया। राजा को लगा कि मंत्री की शर्त पूरा करना बहुत आसान था। उसने पहले खाने में 1 दाना रखकर शुरुआत की और मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार
अन्य खानों को भरता गया, लेकिन 27 के आधे खाने भरने तक राजा ने अनुभव किया कि उसके राज्य में उत्पादित सारे गेहूं मिलकर भी सभी 64 वर्गों को नहीं भर पाएंगे। अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक बिस्ट से आरंभ करके द्विविभाजन बाइनरीफिकेशन बाइनरीफिकेशन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं में दोगुना करता है। और कल्पना कीजिए कि 64 दिन में इसकी समष्टि साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी, बशर्ते सीमित आहार और स्थान उपलब्ध होता रहे। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांकीय वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधन के लिए विशिष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम विशिष्ट जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवासों के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जात के लिए इस सीमा को प्राकृतिक के पोषण क्षमता के मान लेते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टियां आरंभ में पश्चात प्रवस्था लैग फेस दर्शाती हैं, उसके बाद त्वरण और मंदन और अंत में अंतः स्पर्शी प्रस्थाएं आती हैं। जब समष्टियां घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती हैं, समय टी के संदर्भ में यन का आरेख प्लॉट से सिग्माइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टियां वृद्धि विषुवत पर लॉजिस्टिक वृद्धि चित्र 13.5 कहलाता है और निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित है। dn/dt बराबर rn के माइनस n/k, जहां n समय t पर समष्टिय घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है, n के पोषण क्षमता है। अधिकांशतः प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिसीमित फाइनाइट है और देर सवेर सीमित होने वाले हैं। इसीलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। सरकारी जनगणना से भारतवर्ष के लिए पिछले वर्ष 100 वर्षों में समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें आरेखित कीजिए और जांच कीजिए कि कौन सा वृद्धि प्रतिरूप स्पष्ट है। जीवन वृत्त भिन्नता। समष्टियां जिस आवास में रहती हैं उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विन योग्यता, डार्विन फिटनेस भी कहा जाता है, उच्च आर मान को अधिकतम बताने के लिए विकसित होती हैं। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती हैं, प्रशांत महासागरीय सामान मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती है। अधिकांशतः पंछी और स्तनधारी कुछ छोटे साइजों की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती हैं, ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियां, जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करती है। पंछियों और स्तनधारियों इसीलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशेषज्ञ ट्रेट जैसे जिस आवास में वे रहते हैं उसके आजीवीय और जीवीय घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। भिन्न जातियों में जीवन वृत्ति विशेषकों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिकीविदों अनुसंधान में लगे हुए हैं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का आवास हो? ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसीलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक ही और जाति की
है जिसको वह भोजन के रूप में ले सकते हैं। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है, अकेली जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटाने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंटों के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक में प्राणी पादपों और सूक्ष्म जीवों न तो पृथक रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदाय में भी अनेक परस्पर क्रियाएं अनुबंधताएं होती हैं। हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों में समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी, हानिकारक या उदासीन, न हानिकारक न लाभदायक हो सकती हैं। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह है। उदासीन के लिए जीरो चिन्ह से दर्शाइए। आइए अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। चित्र सारणी 13.1 एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहपरिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। पर जीवित और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षी को। और पारस्परिक क्रिया सारणी 13.1 समष्टियों की पारस्परिक क्रिया जाति और जाति व पारस्परिक क्रिया का नाम प्लस प्लस सहोपकारिता, माइनस माइनस स्पर्धा, प्लस माइनस परभक्षण, प्लस माइनस परजीविता, प्लस जीरो सभोजित कमसेलिज्म, माइनस जीरो अंतरजातीय परजीवितीय एमिनोसेलिज्म। जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे स्वभोजिता कहते हैं। दूसरी ओर अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरे जाति अप्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीवित और स्वभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ साथ रहती हैं। परभक्षण, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? परभक्षण को आप प्राकृतिक का ऐसे तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है। जब हम परभक्षी और शिकारों के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों तक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। पोषी स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए सनाल कडयूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे शिकार समष्टि का नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टियां घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेश जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी, एक प्रकार का शलभ, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। परभक्षी स्पर्धी शिकारी जातियों के लिए बीज
इस स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता डाइवर्सिटी बनाए रखने में भी सहायता करता है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारीय इंटरट्राइडल समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्राकृतिक में परभक्षी विवेकीय है। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन छद्मावरण होती हैं। कुछ शिकारी जाति विषैले होती हैं और इसीलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते। मानकार तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी पंछियों के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली कैटरपिलर अवस्था में विषैले खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। लगभग 25% कीट पादप भक्षी फाइटोफैगस हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसीलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकार्यकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा की सबसे सामान्य अकार्यकीय साधन कांटे एकेसिया कैकट्स बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन का संदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। अपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोटोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी। यह पौधा अत्यधिक विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी कारण आपने कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधे से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्वानिन, सिट्रिकिनिन, अफीम आदि वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चरकों ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। स्पर्धा जब डार्विन ने प्राकृतिक में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चय कायल था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछली साझा आहार झील में प्राणी पल्लवक के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात है स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्ध में एक जाति की अनशन दक्षता दूसरी जाति की बाध्यकारी और संदमनी उपस्थिति के कारण घट सकती है। भले ही संसाधन आहार और संस्थान
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसीलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापित दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसे कि गासे और दूसरे पारिस्थितिकी विज्ञों ने किया, जब संसाधन सीमित होते हैं तो इस स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देंगी। लेकिन प्राकृतिक में इस प्रकार की स्पर्धा बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते तो हैं। गैलापैगो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिगडन कुछ एक दशक 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्राकृतिक में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण है स्पर्धीय मोचन है। स्पर्धीय रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। कार्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड की चट्टानीय समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बर्नेकल बैलेनस की अंतर ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है, और इसने छोटे बर्नेकल चैथेल में लस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारी कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावी होते हैं। गासे स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अंतरकाल तक एक साथ नहीं रह सकती, और स्पर्धी रूप से घटिया जातियां अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। अत्यधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर असामान्यीकरण की पुष्टि नहीं कराते। वे प्राकृतिक में अंतर जातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दे। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन न के लिए स्पर्धा करती है तो उदाहरण के लिए वे अनशन आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चरण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुंदकी बार्बल की 5 निकटतः संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही हैं, और पेड़ की शाखाओं और बितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सकी। परजीविता यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुक्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीय समूहों में विकसित हुआ है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी को केवल एक ही जगह जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सतह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों का निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए, जैसे कि अनावश्यक संबंधित अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकाने के लिए असमंजसी अंगों या चूसकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। परजीवियों की जीवन चक्र प्रायः जटिल होती है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। मानव यकृत, पड़ाभ, लिवर, फ्लूम,
पराब क्रीम परजीवी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांशतः परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समिष्ट घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? परपोषी जीवों की बाह्य पृष्ठ पर आसन आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानव परजू के समूह और कुत्तों पर चिचिडियां टिक्स है। अनेक समुद्रीय मीन बाह्य परजीवी अतिरिक्तों कॉपीपोडस द्वारा ग्रसित हैं। कासकुट अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके विपरीत अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट वे हैं जो परपोषी के शरीर से भिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुसफुस, लाल रुधिर कोशिकाएं आदि पर रहते हैं। उनके आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। पंछियों में अंड परजीवी ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावन उदाहरण है, जिसमें परजीवी पंछी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने इनक्यूबेट देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पंछी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडे के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पंछी द्वारा बीज जातीय अंडों को पहचान लिए जाने और उन घोंसलों से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियों की पीछा कीजिए और अंड परजीविता को होते हुए देखिए। स्वभोजिता यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपाद एपीफाइट के रूप में उगने वाले आर्किड और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बर्नकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनमें से कोई लाभ नहीं होता। पंछी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार्य में रहते हैं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। स्वभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुला उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पतिक कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। स्वभोजिता और दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमिनो दसन स्पर्क स्टिंग टेटिकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली काउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलता है जो दशंत स्पर्कों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं लगता। सहपकारिता इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी म्यूचुअल ऑलिस्टिक
संबंध का उदाहरण लाइकेन चित्र में व दिखाए गई हैं। अंजीर और बर का बीच पारस्परिक क्रिया दिखाते हुए बर द्वारा पारंगित अंजीर पुष्प अंजीर के फल में बर द्वारा दिए गए अंडे का दृश्य दिखाई गई है। ये अंडा में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवक और उच्च कोटि पादपों की जड़ के बीच कवक मूल माइकोलाइजिज सहचार्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सहपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्पीय परागित करने और बीजों के प्रकणित के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादपों को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है, उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागणकारियों पॉलिनेटर को पराग पालन और मकरकंद नेक्टर तथा प्रकीड़कों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरकंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया के में सहपारिकियों के लिए प्रायः सहविकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। चित्र 13.7 इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल बर इसके साथी बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंडा निक्षेपण अंडे देने के लिए काम में लेती हैं, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों की डिंबकों लार्वी के पोषण के लिए प्रयोग करती हैं। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस को परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज परिवर्धनशील बर के डिंबकों को आहार के रूप में देती हैं। आर्किड पुष्प प्रतिरूप को आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिससे अनेक स्वपरागणकारी कीट भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। चित्र 13.8 सभी आर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते। अफ्रिक्स नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरिनियन आर्किड मक्षिका बी के एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेता है। इस पुष्प की एक पंखुड़ी साइज, रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर उसकी ओर आकर्षित होती है। पुष्प के साथ कोट, छद्म, मैथुन, स्टुडुकपुलेट करती है। इस प्रकार के दौरान इस पुष्प पर से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं। जब वही मक्षिका दूसरे पुष्प से कोट, छद्म, मैथुन करती है तो यहाँ शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागरित करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम रहेगी। अतः आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ियों को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। चित्र 13.8 आर्किड पुष्प का मक्खी द्वारा परागण का दृश्य दिखाया गया। मक्खी पुष्प पे बैठी हुई है। सारांश पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली जीवों की अपनी परागण के अजीवीय भौतिक रासायनिक कारकों और जैविक घटकों अन्य जातियों के संबंध का अध्ययन है। यह जीव
विज्ञान की शाखा है और जीव विज्ञानी संगठनों के 4 स्तरों से संबंधित है। जीव समष्ट समुदाय और जीवोम बायोम ताप प्रकाश जल और मृदा पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जिनके प्रति जीव विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हैं। जीवों द्वारा आंतरिक पर्यावरण हीमोस्टैटिक्स को स्थिर रखने में इष्टतम कार्य निष्पादन हो सकता है, लेकिन परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरण के संदर्भ में केवल कुछ ही जीव नियामक हीमोस्टैटिक्स के लिए सक्षम हैं। जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का आंशिक रूप से नियमन कर लेते हैं अथवा केवल उनके अनुरूप कर लेते हैं। कुछ अन्य जातियों ने स्थान प्रवासन अथवा समय ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता और उपांतरित क्रमशः एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डायपाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलन विकसित कर लिए हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकासीय परिवर्तन समष्टि स्तर पर होता है और इसीलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समष्टि किसी दी गई जाति के विशिष्टियों का समूह है जो सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं या उन संसाधनों में जन्म और मृत्यु दरें, लिंग अनुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो विशिष्टियों में नहीं होते। समष्टि में नर और मादाओं के भिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्रायः आयु पिरामिड के रूप में भौगोलिकत दर्शाया जाता है। इसका आकार यह बताता है कि क्या समष्टि स्थिर है, बढ़ रही है या घट रही है। समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिकीय प्रभाव आमतौर पर इसकी साइज से प्रतिबिंबित होता है, जिसे जाति के अनुसार विभिन्न तरीके संख्या, जीव भार, आवरण, प्रतिशत आदि से व्यक्त किया जा सकता है। समष्टियां जन्म और अप्रवास से बढ़ती हैं और तथा जन्म, मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती हैं। जब संसाधन असीमित होते हैं तो वृद्धि प्रायः 4 घातांकीय है, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमाकारी होते जाते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप लॉजिस्टिकली संभारतांत्रिकीय हो जाती है। दोनों मामलों में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषण क्षमता से सीमित होती है। प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की माप है। प्राकृतिक में भिन्न जातियों की समष्टियां आवास में पृथक नहीं रहती बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती हैं। दो जातियों के बीच पारस्परिक इन क्रियाओं को परिणाम के आधार पर स्पर्धा दोनों जातियों को हानि होती है। परभक्षण और परजीविता जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को हानि। स्वभोजिता जिसमें एक को लाभ पहुंचता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। अंतर्जातीयता परजीवी जिसमें एक को हानि होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है तथा सहोपकारिता जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। परभक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके द्वारा पोषी ऊर्जा अंतरण सुगम होता है और कुछ परभक्षी अपनी शिकारियों समष्टियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पादपों ने शाकाहार के विरुद्ध अकारिकीय और रासायनिक विविध रक्षा विधियों विकसित की हैं। स्पर्धा में ऐसा समझ जाता है कि उत्तम स्पर्धी घाटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देता है। स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत लेकिन अनेक निकट संबंधित जातियों ने विभिन्न क्रिया विधियां विकसित की हैं जो उनके सह अस्तित्व को सुगम बनाता है। कुछ प्राकृतिक में सहोपकारिता के कुछ सबसे आकर्षक मामले पादप